कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। बेचारी बहू से कितना काम कराते हैं। देखो, अभी ससुराल आए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, लेकिन इस अनुराधा ने तो अपनी बहू को काम पर भी लगा दिया। विजया जी बोली, और नहीं तो क्या। जरा सी भी शर्म नहीं आती। खुद की बेटी होती तो पता चलता। किसी की बेटी को लाकर काम करवाना बहुत आसान है। सुमेधा जी बोली। पड़ोस में रहने वाली विजया जी और सुमेधा जी अपने पास रहने वाली अनुराधा जी के बारे में बातें कर रही थी और जानबूझकर जोर जोर से बोल रही थी। आखिर अनुराधा जी की बहू उन्हें बाहर काम करती जो दिख रही थी। बस दोनों उसके कानों तक ये आवाज पहुंचाना चाहती थी। अनुराधा जी की बेटी की शादी 2 महीने पहले ही अदिति से हुई थी। उनके घर में अनुराधा जी के अलावा उनके पति अरविंद जी, बेटा अश्विन और बहू अदिति थे। कुल मिलाकर 4 लोगों का परिवार था। सभी मिलजुल कर रहते थे। अनुराधा जी तो बहुत सुलझी हुई महिला थी और एक अच्छी सास भी। ऐसा नहीं था कि बहू अकेले ही घर का काम करती हो। सभी मिलजुल कर काम करते थे। पर लोगों का क्या है, उन्हें बात बनाने में मजा आता है। किसी के घर में शांति हो तो लोगों को रास नहीं आती। जब भी बहू काम करती दिखती तो इन लोगों की बकवास शुरू हो जाती। आज अदिति घर के बाहर बरामदे में सफाई कर रही थी और उसे देखकर इन लोगों ने बस बातें बनाना शुरू कर दी। हालांकि अदिति सफाई का काम कर रही थी, उस समय अनुराधा जी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। दोनों सास बहू मिलकर काम कर रही थी और इस तरह काम दोनों का जल्दी हो जाता था। अदिति ने जब ये बातें सुनी तो उसने जाकर अनुराधा जी को बताया कि मम्मी जी बाहर सुमेधा आंटी और विजय आंटी इस तरह की बातें कर रही है। तब अनुराधा जी ने कहा, बहू तुम बेवजह की बातों पर ध्यान मत दो। लोगों को कभी किसी घर की शांति रास नहीं आती। उन्हें बकवास करने दो, हमें तो पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं। सुनकर अदिति चुप हो गई। 2 दिन बाद अनुराधा जी से मिलने उनकी ननद कमला जी आई। वो स्वभाव की बड़ी तेज थी। इस कारण खुद उनके घर में उनकी बहू से उनकी बनती नहीं थी। इस कारण यहाँ भी चेक करने आ गई कि उनकी भाभी की अपनी बहू से बन रही है या नहीं। वो सुबह सुबह ही आ गई थी। घर में जब वो आई तो देखा अदिति अपने रूम में सफाई कर रही थी और अनुराधा जी नाश्ता तैयार कर रही थी। कमला जी ने आते ही अनुराधा जी से कहा, क्या बात है, तुम अकेली किचन में हो? बहू कहाँ है? वो तुम्हारी मदद नहीं करा रही है? मुझे तो लगा था कि अब तुम आराम करती हुई मिलोगी। दीदी, मुझे क्या हुआ है जो मैं इस समय आराम करूंगी? और रही बात बहू की, तो वो काम ही तो कर रही है। अभी फिलहाल तो वो अपने कमरे की सफाई कर रही है। अरे तो पहले से रसोई का काम कर लेना चाहिए था ना। कमरे की सफाई तो बाद में होती रहेगी। यहाँ सास अकेली रसोई में लगी हुई है, इतनी सी समझ तो उसमें भी होनी चाहिए। अब तो बहू से सेवा करवाओ। मैं तो मेरी बहू के आने के बाद कभी रसोई में जाकर झांकती भी नहीं थी। कमला जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली, दीदी मेरी बहू समझदार ही है। जब हम दोनों मिलकर काम करते तो काम जल्दी हो जाता है। तो वो अकेली क्यों लगी रहेगी? और जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं तो मैं बहू से सेवा क्यों करवाऊँ? भगवान की कृपा से मुझे भी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुराधा जी की बात सुनकर उस समय तो कमला जी चुप हो गई। आखिर अपनी भाभी के स्वभाव को तो वो भी अच्छे से जानती थी। पता था कि ये तो इनकी बातों में आने वाली नहीं है। खैर, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद अनुराधा जी ने अदिति को कहा, बहू अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम लोग दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। अदिति ने हाँ में सिर हिलाकर आराम करने चली गई और अनुराधा जी अपनी ननद से बातें करने लगी। 2 घंटे बाद अदिति ने आकर अनुराधा जी से पूछा, मम्मी जी खाने में क्या बनाना है? जो दीदी को पसंद हो वही बना लो। वैसे इन्हें खीर बहुत पसंद है, तो खीर ज़रूर बनेगी। पर मम्मी जी दूध तो लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अभी पड़ोस की दुकान में से ले आती हूँ। तब तक तुम खाने की तैयारी कर लो। ऐसा कहकर अनुराधा जी दूध लेने चली गई। उनके जाते ही कमला जी पहुंच गए अदिति के पास रसोई में। उसे रसोई में काम करता देखकर कमला जी ने कहा, बहू मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी सास ने तुम्हें 2 महीने में ही रसोई में लगा दिया। अभी तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है। काम तो जिंदगी भर होता रहेगा। पर भाभी भी ना बिल्कुल समझती नहीं है। कोई बात नहीं बुआ जी, आखिर घर में काम ही कितना है। मैं अकेली थोड़ी ना लगी रहती हूँ। मैं और मम्मी जी मिलकर कर लेते हैं। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, तू तो बड़ी भोली रही बहू। तेरी सास से तो कोई काम होता नहीं है और तुझे काम पर लगा रखा है। और तू है कि समझती नहीं है। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए मदद करती है। कमला जी उसके पास आकर बोली। सुनकर अदिति हैरान रह गई। आखिर कमला जी तो उसकी सास की सगी ननद है। अब वो ये बातें कह रही है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। ये सोचकर अदिति ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो बुआ जी? खुलकर कहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कमला जी को अपना दाव सफल होता देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। उन्होंने कहा, अरे बहू तेरी सास कह रही थी कि मिलजुल करके काम करना पड़ता है। जब बेटे को ये दिखेगा तभी बहू हमेशा मुट्ठी में रहेगी। कुछ दिनों की ही बात है। धीरे धीरे सारा काम उसी पर डाल दूंगी और राज करूंगी। इससे बहू भी मेरे कहे में ही रहेगी।
नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं कह सकती। वो तो बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है। अदिति हैरान होते हुए बोली। अरे बहू, कभी कोई सासू माँ बनी है क्या? समझाना मेरा फर्ज था, बाकी तेरी मर्जी। इतने में अनुराधा जी दूध लेकर घर आ गई तो कमला जी रसोई से बाहर आ गई। पर इसके बाद अदिति कुछ उखड़ी उखड़ी सी थी। जो काम हाथ में था वो थोड़ा बहुत किया और फिर अनुराधा जी से बोली, मम्मी जी मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं तो खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। और बिना अनुराधा जी की प्रतिक्रिया जाने वो रसोई से निकल गई और अपने कमरे में चली गई। ये बात अनुराधा जी को बड़ी अजीब लगी। अभी वो दूध लेने गई थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। फिर अचानक क्या हो गया? हालांकि उस समय उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं और कहा भी नहीं, पर उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी ननद ने कुछ न कुछ ऐसा कह दिया कि जिसका अदिति पर बहुत असर हुआ है। पर ये सब देखकर कमला जी को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। सारा खाना अनुराधा जी ने खुद बनाया। रोज दोनों सास बहू दोपहर का खाना साथ ही खाती थी। लेकिन कमला जी को खाना परोसने के बाद वो 2 बार अदिति को आवाज दे भी आई, लेकिन अदिति बाहर आई तो अपना खाना लेकर कमरे में चली गई। अनुराधा जी उसके इस बर्ताव से हैरान थी। खैर, उन्होंने अकेले ही खाना खाया। शाम की चाय के समय भी अदिति बाहर नहीं आई। अनुराधा जी ने ही चाय बनाकर कमला जी को चाय देने के बाद वो अदिति के कमरे में चाय देने गई। पर अदिति दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। उस समय भी उनकी इच्छा हुई थी कि अभी की अभी बात करे, पर वो चुपचाप बाहर आ गई। शाम को कमला जी के जाने के बाद अनुराधा जी ने अदिति को अपने कमरे में बुलाया और बिना किसी लाग लपेट के पूछा, बहू आखिर बात क्या है? तुम बड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तब अदिति ने बात को टालना चाहा, लेकिन अनुराधा जी ने कहा, सच सच बताओ बहू, क्या बात है? अगर मुझसे कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, बात को दिल में मत रखो। दिल में बात जमा करने से आगे चलकर बात बिगड़ती ही है। बेहतर यही है कि उसे बोल दिया जाए। जब तक तुम खुद नहीं बताओगी तुम खुद परेशान होती रहोगी। इससे बेहतर है कि बातों को खुलकर बोल दिया जाए। तब अदिति ने उन्हें कमला जी की सारी बात बता दी और कहा, मम्मी जी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में ऐसी बातें करेंगी। आपको नहीं करना है तो काम मत कीजिए, पर कम से कम सबको ये मत कहिए कि आपको मेरे साथ मिलजुल कर काम कराना पड़ रहा है। अपने बेटे को दिखाने के लिए सब मत कीजिए। अनुराधा जी बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, बहू कच्चे कान की मत बनो, वरना लोग तुम्हारा घर तोड़ देंगे। मुझे मेरे बेटे को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं काम में तुम्हारी मदद करूंगी तो भी तुम्हारी ही सास रहूंगी, और नहीं करूंगी तो भी तुम्हारी सास रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है लोग सिर्फ मेरे लिए तुम्हें ही कुछ कह रहे हैं? हो सकता है कि वो लोग मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, पर मैं तो उनकी बातों में नहीं आ रही। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। लोगों की बातों में आकर कभी गलत फैसला मत ले लेना, और जहाँ तक हो सके उस बात को खुलकर पूछ लेना, क्योंकि इस दुनिया में आग लगाने वालों की कमी नहीं है। इसलिए सुनो सबकी, पर करो वही जो तुम्हें सही लगे। समझाने का मेरा फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। जो लोग बाहर वालों को अपना हितैषी बनाते हैं उनके लिए उनके घर वाले ही दुश्मन बन जाते हैं। अनुराधा जी की बात सुनकर अदिति को भी थोड़ा पछतावा हुआ। आपने ठीक कहा मम्मी जी, मैं तो बेवजह इतनी बातें सोच रही थी। आज के बाद अगर कोई मुझसे कुछ भी कहेगा तो मैं पहले आपसे आकर सीधे पूछ लेना ही बेहतर समझूंगी। अपनी नासमझी के कारण रिश्ते नहीं बिगाड़ूंगी। मैंने बेवजह आपसे इतना कुछ बोल दिया। खैर, अदिति ने तो अनुराधा जी से अपने किए की माफ़ी मांग ली, लेकिन उसके बाद जब भी कोई भी अदिति से कुछ कहता तो वो उनकी बातों को में आने की जगह साफ साफ बोल देती थी।